हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं मेटफॉर्मिन के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जिसमें कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स में मेटफॉर्मिन सबसे पहले आता है। और मैं उसके थोड़ा सा नोट्स और क्वेश्चंस जो है उसमें शेयर कर रहा हूँ। पर उससे पहले मैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसे रिवाइज़ करना चाहता हूँ। तो अभी तक हमने चार चीज़ें डिस्कस की हैं। पहली चीज़ है कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में आता है टाइप 1, टाइप 2, मोडी, लाडा, गेस्टेशनल डायबिटीज़। देन हाउ डू वी हमारे लैब क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस के। फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या है डायबिटीज़ क्यों होता है। और लास्ट में मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़, जिसमें आता है सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग या फिर कंटिन्यूस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग या HbA1c, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि चार टाइप की डायबिटीज़ होती है, चार पांच टाइप की डायबिटीज़। एक तो होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे को बाहर से इंसुलिन सप्लीमेंट करना पड़ता है। और इसके सबसे कॉमन कारण है ऑटो इम्यून। और ये यंग एज में, पीडियाट्रिक एज में प्रेजेंट करता है। जब ये एडल्ट एज में प्रेजेंट करता है तो उसे हम कहते हैं लेटेंट ऑनसेट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट। और दूसरा, ये क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के केस में भी टाइप 1 डायबिटीज़ प्रेजेंट कर सकता है। दूसरा आता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जिसमें कि जो हार्मोन्स शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं और जो हार्मोन शुगर लेवल को कम करते हैं, जैसे कि इंसुलिन, इन दोनों के जो इक्विलिब्रियम है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इन हार्मोन्स जो शुगर बढ़ाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ग्लूकागॉन, इनके लेवल्स बढ़ते हैं, जिसका मेन कारण स्ट्रेस होता है। और इंसुलिन जो है उसे कंपनसेट करने के लिए बढ़ता है। पर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स कॉन्स्टेंटली बढ़े होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। इसमें और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं पुअर डाइट कंट्रोल एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। और ये यूजुअली मिडिल एज लोगों में प्रेजेंट करता है। दिस कैन बी मैनेज विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग भी होता है, जिसमें कि टाइप 2 डायबिटीज़ है बट ये 20s या लेट टीन की एज में शुरुआत हो जाती है। आजकल ये काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें डाइटरी हैबिट्स बहुत पुअर हो गई है। बहुत ओवरवेट बच्चे हैं, इनमें लैक ऑफ एक्सरसाइज है, पुअर डाइटरी पैटर्न है, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो रहा है। ठीक है, फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ आता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड इसका मेन कारण है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, उसका सिक्रीशन बढ़ता है। और कॉर्टिसोल जो है वो शुगर लेवल्स बढ़ा के इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है। तो अगर कोई पहले से ही प्रीडिस्पोज है, जैसे कि ओवरवेट है, पुअर डाइट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे कैन डेवलप गेस्टेशनल डायबिटीज़। और फिर यूजुअली तो ये प्रेगनेंसी रिजॉल्व होने के बाद, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उसमें दे माइट कंटिन्यू विद टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। तो अगर किसी पेशेंट का फास्टिंग शुगर लेस देन 100 है तो नॉन डायबिटिक है। अगर मोर देन 125 है तो डायबिटिक है। और 100 से 125 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है। ऐसे ही अगर पेशेंट का पोस्ट प्रैंडियल शुगर, जो कि मील के 2 घंटे बाद का शुगर, अगर 140 से कम है तो नॉन डायबिटिक है। अगर 140 से 200 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है। और अगर 200 से ज़्यादा है तो डायबिटिक है।
रैंडम ब्लड शुगर अगर इसके 200 से ज़्यादा है तो पेशेंट डायबिटिक है। ऐसे ही अगर HbA1c पेशेंट का 5.7 से कम है तो नॉन डायबिटिक है। अगर 5.7 से 6.5 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, और 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटिक है। अब इसको हम मॉनिटर कैसे करते हैं? हम मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट का हम एक तो सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो हमारे पास ब्लड शुगर टेस्टिंग किट्स होती हैं, उससे डिफरेंट टाइम पीरियड मतलब डिफरेंट टाइम पे हम चेक कर सकते हैं। सुबह उठते ही साथ एक बार चेक कर सकते हैं, नाश्ते से पहले चेक कर सकते हैं, नाश्ते 2 घंटे बाद चेक कर सकते हैं, लंच से पहले, लंच के 2 घंटे बाद, इवनिंग में। तो आइडियली दिस इज़ हाउ वी शुड चेक। अलग अलग दिन पे, अलग अलग टाइम पे हमें चेक करना चाहिए, सो दैट हमारे को पूरे दिन की रीडिंग्स हमारे पास अवेलेबल हो। सिर्फ एक टाइम का नहीं, कई लोग करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग फास्टिंग चेक कर ली बस, इवनिंग का पता ही नहीं है, या ब्रेकफास्ट के बाद का चेक कर लिया बस, उन्हें शाम को क्या हो रहा है उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता। और या वो 2 महीने में एक बार चेक कर रहे होते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि इससे हमारा ब्लड शुगर ठीक पता लगेगा। दैट इज़ नॉट द राइट वे। तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 रीडिंग्स होनी चाहिए, और अलग अलग टाइम की होनी चाहिए। उसका एक चार्ट बनाइए, जब भी आप अपने फिजिशियन से मिलते हैं तो उसे डिस्कस करिए। फिर हमने कंटिन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग डिवाइसेस की बात की थी कि ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि आप अपने स्किन पे अटैच कर सकते हैं, और उसका एक मैंने वीडियो भी भेजा था, जो कि जिसे आप स्कैन कर सकते हो, एंड टाइम टू टाइम वो आपका ब्लड शुगर ट्रेंड्स दिखाता रहता है। और तो दे आर वेरी यूज़फुल इन पेशेंट्स जिनमें कि शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, या पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सिक हैं, जैसे आईसीयू में पेशेंट है, तो इस टाइप के पेशेंट्स के लिए वो काफ़ी अच्छा मेथड है शुगर मॉनिटरिंग का। इसके अलावा HbA1c है, तो कई बार होता है कि पेशेंट का जो HbA1c है बहुत बढ़ा हुआ होता है, और पेशेंट रीडिंग लेके आता है वो फास्टिंग पी वो एकदम गुड कंट्रोल में होता है। उसका रीज़न ये होता है कि पेशेंट ने कभी बीच में शुगर चेक ही नहीं किया होता, और पेशेंट का ने पिछले 2-3 दिन आने से, अपॉइंटमेंट से 2-3 दिन पहले से ब्लड शुगर पे ध्यान देना शुरू किया होता है, 1 हफ्ते पहले से शुगर पे ध्यान देना शुरू किया होता है। इस वजह से बीच में 3 महीने उसका शुगर गड़बड़ था। उसने आने से 10 दिन 15 दिन पहले से शुगर चेक करना शुरू किया, शुगर को कंट्रोल में लाया, और फिर ला के दिखाता है कि देखो मेरा शुगर बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसके अलावा यूरिन में भी शुगर टेस्टिंग कर सकते हैं। यूरिन में शुगर टेस्टिंग के अलावा कीटोन बॉडीज़ के लिए भी चेक करते हैं, और यूरिन में प्रोटीन लेवल के लिए भी चेक करते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, और उसका अर्लीस्ट साइन है कि यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है। तो इसलिए कम से कम 6 महीने से साल भर में एक बार यूरिन टेस्ट एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ये सब चीज़ें आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ डायबिटीज़ ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। फैटी लिवर तो होता ही है, 99.9% डायबिटिक्स हैव फैटी लिवर, जिसकी वजह से रेस्ड कोलेस्ट्रॉल, लो प्लेटलेट काउंट, रेस्ड यूरिक एसिड, रेस्ड TSH, लो विटामिन D लेवल्स, लो विटामिन B12 लेवल्स होते हैं पेशेंट्स के। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया था। इसके अलावा अब अब हम शुरू करने वाले हैं डायबिटीज़ का मैनेजमेंट, एंड वी विल स्टार्ट विद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन लगभग सभी पेशेंट्स को दिया जाता है, एंड सबसे बेसिक ड्रग है। मेटफॉर्मिन के बारे में मैं अभी नोट्स शेयर करूंगा, और नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपके कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू।